नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको खेल एंड योगा पढ़ना है और खेल एंड योगा में भी बहुत सारे गेम्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि कबड्डी हो गया, खो-खो हो गया, हैंडबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। ऐसे बहुत सारे गेम्स उसमें टॉपिक वाइज़ लिखे हुए हैं, तो उनको आपको बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे गेम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज जो है वो है खो-खो के बारे में, ठीक है? तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और ये आपका एक फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पर और आप इज़िली हमारे चैनल पे जाएँगे, वहाँ से इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है? यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? कि ये क्या है? आप सभी लोग जानते हैं खो-खो के बारे में, लेकिन खो-खो जितना ईज़ी गेम आपने सोचा है कि ये गर्ल्स का गेम है, वैसा नहीं है। खो-खो बहुत ही एफर्ट वाला गेम है, नॉर्मल गेम नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकली एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, उसी टाइप से खो-खो भी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस गेम है। खो-खो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल आउटडोर स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का एक बहुत ही ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट आउटडोर स्पोर्ट्स गेम है। इट इज़ अ फास्ट पेस्ड गेम दैट रिक्वायर्स स्पीड, एगिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टीम वर्क। ये एक ऐसा गेम है जो कि बहुत ही फास्ट पेस है और जिसमें स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, एगिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और टीम वर्क, ये सारी चीज़ें यदि आपके अंदर हैं तभी आप उस गेम को प्ले कर सकते हैं और विदाउट टीम वर्क आप इस गेम को नहीं खेल सकते। कोई भी टीम वाला गेम है तो आपके अंदर जो है टीम ऑफ स्पिरिट होनी चाहिए। द गेम इज सिंपल, inexpensive and widely played in schools and rural areas across India। ये इंडिया में हर जगह खेले जाने वाला गेम है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आपको वॉलीबॉल खेलना है, जैसे आपको फुटबॉल खेलना है, जैसे आपको बैडमिंटन खेलना है, तो ये थोड़े कॉस्टली गेम में आते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपका इनएक्सपेंसिव गेम की कैटेगरी में आता है क्योंकि किसी भी टाइप का कोई खर्चा इसमें नहीं हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव गेम है, इसमें खर्चा बहुत ही कम होता है। कम क्या, हम कहें कि कुछ खर्चा है ही नहीं, ठीक है? कुछ भी नहीं लगाना। और आप देख सकते हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल दिया है, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। खो-खो ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र। खो-खो जो है वो जो एंशिएंट इंडिया है हमारा, यानी कि हम ओल्डन टाइम में अगर हम देखेंगे तो इसका ओरिजिन इंडिया में ही माना जाता है खो-खो का, ठीक है? और स्पेशली यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन माना जाता है। इट वाज अर्लियर प्लेड इन अ फॉर्म कॉल्ड रथेरा, ठीक है? रथेरा वेयर चैरियट्स वर यूज्ड, जहाँ पे चैरियट्स का यूज होता था, रथों का यूज होता था। रथ, एक वर्ड आपने सुना होगा रथ, ये सुना है ना? तो रथ जो शब्द है वही यहाँ पर दिया गया है, उसी रथ शब्द से बना है रथेरा। क्या बना है? रथेरा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? तो रथेरा वेयर चैरियट्स वर यूज, जिसमें चैरियट्स का यूज करते थे। चैरियट का मतलब क्या होता है, जो हमारे रथ हैं उनका यूज किया जाता था। द मॉडर्न रूल्स ऑफ खो खो वर फ्रेम्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। कोई भी गेम के जो रूल्स हैं एकदम से डेवलप नहीं होते, उन रूल्स को बनने में टाइम लगता है। तो जो अर्ली 20th सेंचुरी है तब इसके रूल्स जो है वो बनाए गए थे। द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, KKFI। व्हाट इज KKFI? तो आप कहेंगे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1956। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू कि आपका खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुआ था, तो आप कहेंगे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1956 में स्टेबलाइज हुआ था। द फर्स्ट नेशनल खो खो चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन 1959। जो आपका फर्स्ट खो खो चैंपियनशिप है वो आपका 1959 में हुआ था, ठीक है? तो 2 पॉइंट आप मेनली याद रखेंगे, 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि इसका जो पहले नाम क्या था, तो आप कहेंगे रथेरा नाम था। रथेरा नाम क्यों था? क्योंकि वो रथों के साथ खेला जाता था।
इसलिए इसका नाम रथेरा था। सेकंड आपको क्या क्या याद रखना है कि जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो कब स्टेबलाइज हुआ, तो आप कहेंगे 1956 में। और फर्स्ट नेशनल खो खो चैंपियनशिप कब हुई, तो आप कहेंगे 1959 में। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आई होप कि आपने कर दिया होगा। प्लेइंग एरिया एंड टीम कंपोजिशन। द गेम इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये जो गेम है वो रेक्टेंगुलर फील्ड पर प्ले किया जाता है, लेकिन एक गेम ऐसा भी है जो आपका रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों ही टाइप के कोड पर प्ले किया जाता है। कमेंट करके बताइए आप, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है। द गेम इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड द डायमेंशन इज 27 मीटर्स इंटू 16 मीटर, यानी कि 27 मीटर इसकी लेंथ होगी और 16 मीटर, ये आपका 27 मीटर लेंथ होगी और 16 मीटर इसकी विड्थ होगी। ठीक है, फॉर मैन के लिए। ओके, इसके बाद आप देखेंगे ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स। इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं जिसमें 9 प्लेयर्स प्ले करते हैं। ठीक है, टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि खो खो की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आप कहेंगे खो खो की टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि खो खो की टीम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। 9 प्लेयर्स जो है वो फील्ड में खेलते हैं। ठीक है, टोटल 12 प्लेयर्स बट 9 खेलते हैं। 3 प्लेयर्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, वो रिजर्व रखे जाते हैं। जब भी कोई घायल होता है या फिर घायल भी ना हो तो नॉर्मली भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वन टीम सिट्स इन द सेंटर लेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर व्हाइल द अदर टीम डिफेंड्स। ये तो सब आप जानते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे कि एक टीम बैठती है, एक चेज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे, इसको ध्यान से देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ये है आपका कोर्ट ऑफ कबड्डी। कोर्ट ऑफ कबड्डी है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे और सब कुछ जो है एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है फ्री जोन एरिया को। ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये फ्री जोन एरिया है। क्या है, ये आपका फ्री जोन एरिया है। क्या है, फ्री जोन एरिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्री जोन एरिया की चौड़ाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे फ्री जोन एरिया की चौड़ाई होती है 1.50 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एंट्री जोन। ये आपका एंट्री जोन है। एंट्री जोन आपका सिर्फ इधर से हो सकता है और इधर से हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये आपका एंट्री जोन होगा। और जिस टाइप से आपका फ्री जोन एरिया यहाँ से यहाँ तक इस साइड में है, उसी टाइप से आपका दूसरी टीम में भी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टीम में आपका फ्री जोन एरिया होता है। ठीक है, जो सेंटर लेन है आपकी, जो सेंटर लेन है यहाँ से यहाँ तक की जो आप देख रहे हैं वो कितनी है, 24 मीटर। कितनी होगी, 24 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। 24 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो 24 मीटर होगी और ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। कोई प्रॉब्लम है, आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सेटिंग ब्लॉक जहां पे बच्चा बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सेटिंग ब्लॉक है, तो सेटिंग ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 35 इंटू 30। 35 इंटू 30, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 35 होगा और ये वाला आपका 30 होगा। इज दैट क्लियर। तो ध्यान रखना है कि आपका सेंट्रल लेन कितना होता है, तो आप कहें सेंट्रल लेन जो है वो आपका सेंट्रल लेन यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना होगा, ये होता है आपका 24 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो 24 मीटर लंबाई होगी और यहाँ से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका जो सेटिंग ब्लॉक है जिसमें बैठते हैं, यहाँ पर बैठना होता है ना, आपने गेम कभी ना कभी खेला होगा खो खो, तो यहाँ पर बीच बीच में ये बैठने की जगह होती है, यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन अपोजिट फेस करके बैठते हैं। लेकिन अपोजिट फेस करके बैठते हैं, तो सेटिंग ब्लॉक के बारे में मैंने बताया कि 35 इंटू 30 सेंटीमीटर ये आपका होगा। इज दैट क्लियर। और देख लेते हैं और क्या है, तो ये आपका लॉबी है। ठीक है, ये आपका लॉबी है। लॉबी की चौड़ाई आपसे पूछी जाए तो लॉबी की चौड़ाई होगी 1.5 मीटर। कितनी, 1.5 मीटर। तो याद रखना है, जो आपका फ्री जोन एरिया होता है और जो आपका लॉबी होता है, फ्री जोन एरिया और जो लॉबी होता है, उन दोनों की
उन दोनों की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर हो जाती है, 1.5 मीटर हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए यहाँ पर एक बना है पोस्ट, इसको बोलेंगे पोस्ट, यहाँ पर और यहाँ पर। अब पोस्ट क्या है, यहाँ पर पोल होता है, दोनों साइड में एक पोल लगा होता है, यहाँ से यहाँ तक भागना होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भागना होता है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप कहें 24 मीटर, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका सेटिंग ब्लॉक है, सेटिंग ब्लॉक एक ये है एक ये है, तो सेटिंग ब्लॉक टू सेटिंग ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कितना होगा, तो आपका होगा ये 2.30 मीटर, 2.30 मीटर, इसका भी 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.30, ठीक है। तो ये आपका 2.3 या 2.30 दोनों ही सेम होता है, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो 2.3 एंड 2.30 दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आप देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो 2.30 मीटर का होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका पोस्ट या फिर हम कहें पोल, पोल से लेकर और जो आपका सेटिंग ब्लॉक होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई होती है वो कितनी होगी, 2.55 मीटर। इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। सेम इस साइड में भी आप देखेंगे तो आपका पोल से लेकर और जो फर्स्ट सेटिंग ब्लॉक है वहां तक की जो लंबाई होगी वो 2.55 मीटर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला आपका क्रॉस लाइन होगा, ठीक है। ये वाली क्या है, ये आपकी क्रॉस लाइन है, और क्रॉस लाइन अगर आप देखेंगे तो ये होती है 16 मीटर इंटू 35 मीटर, 16 मीटर इंटू 35 मीटर। और क्रॉस लाइन ये वाली क्रॉस लाइन है ना, और क्रॉस लाइन को अगर आप देखें कहाँ से कहाँ तक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी क्रॉस लाइन है। और क्रॉस लाइन कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, 16 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी 16 मीटर, और ये जो चौड़ाई आप देखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन जोन है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर अगर किसी को सब्स्टिट्यूट करना है तो वहां पर भी इसका जोन मिलेगा। इसका साइज कितना होता है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्कोर टेबल वगैरह मिल जाएगी। तो सिंपल सा है, आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं रूल्स क्या हैं इसके। खेला आप सभी ने है, बट कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होंगे, कुछ हमें जानना है। द चेजिंग टीम ट्राइड टू टच द डिफेंडर्स टू गेट देम आउट। जो चेजिंग टीम है, देखिए एक क्या होगा, एक आपका चेजिंग टीम होगा, ठीक है, जो चेज कर रहा होगा, भाग रहा होगा, और एक बैठने वाली टीम होती है, डिफेंड करने वाली, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। द चेजिंग टीम ट्राइड टू टच द डिफेंडर्स टू गेट देम आउट। जो चेजिंग टीम है वो क्या करती है, किसी भी डिफेंडर को टच करती है, और जब टच कर लेगा तो वो बाहर चला जाएगा, वो आउट हो जाएगा, ठीक है। और आउट होने के लिए क्या करना है, जो जिस डायरेक्शन में वो उठा है उसी डायरेक्शन में उसको जाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। द चेजिंग प्लेयर कैन पास द टर्न टू अ टीममेट बाय सेइंग खो एंड टैपिंग देम। खो करेंगे और वो उठ जाएंगे, ये सब आपको पता ही है। द गेम इज डिवाइडेड इनटू 2 इनिंग्स। जो गेम है वो 2 इनिंग्स में डिवाइडेड है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एंड ईच गेम लास्टिंग अबाउट 9 मिनट्स। हर गेम जो है 9 मिनट्स तक चलता है, ठीक है। 2 इनिंग्स होंगी 9 मिनट्स की, ठीक है। द टीम दैट डिसमिसेस मोर अपोनेंट्स इन लेस टाइम स्कोर्स मोर पॉइंट्स एंड विंस। जो भी टीम डिसमिस करेगी कम टाइम में अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको, तो वो क्या होगा, वही गेम जीत जाएगा, ठीक है। ये आपका हिंदी में मिल जाएगा, यदि आपको कोई डाउट है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में देना ज़रूरी था, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। हमारी स्टार्टिंग की सिर्फ एक वीडियो ऐसी थी जो कि सिर्फ हिंदी में थी, लेकिन बाद में जब डाउट्स आए थे तो हमने उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए बाइलिंगुअल रखा। स्पीड एंड क्विक फ्लेक्सेस। अब कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, अगर ये गेम प्ले करना है तो कौन कौन सी स्किल्स हमारे अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। सो स्पीड एंड क्विक फ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस। स्पीड होना बहुत जरूरी है और रिफ्लेक्स होना बहुत जरूरी है, कि भाई इधर जा रहे हैं एकदम से इधर जाना है, एकदम से इधर, एकदम से इधर, एकदम से इधर, एकदम से इधर, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीड के साथ। शार्प और टर्निंग एबिलिटी। टर्न होने की एबिलिटी होना चाहिए, एकदम ऐसे जा रहे हैं 90 डिग्री पर भी वो टर्न हो जाए, इस टाइप की एबिलिटी होनी चाहिए।
स्टेमिना एंड एंड्योरेंस, जैसा कि मैंने बोला ये एक बहुत ही फास्ट पेस गेम है, बहुत ही हार्ड वर्क इसमें चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड्योरेंस होना बहुत जरूरी है। टीम कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो टीम कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम गेम है। जो भी टीम गेम होगा वो अकेले आपके एफर्ट से या अकेले किसी अदर व्यक्ति के एफर्ट से नहीं जीता जा सकता। उसके लिए टीम स्पोर्ट होना बहुत जरूरी है, टीम कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपको प्लान बना के चलना है, क्योंकि प्लान नहीं बनाएंगे तो गेम हार जाएंगे। मेजर कॉम्पिटिशन्स, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। नेशनल खो खो चैंपियनशिप, इसमें 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा आपका नेशनल खो खो चैंपियनशिप, मोस्ट इंपोर्टेंट, एशियन खो खो चैंपियनशिप एंड खो खो वर्ल्ड कप। ये 3 आपके हैं, इनको याद रखिए, ठीक है। और स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पर जो होते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है, नेशनल खो खो चैंपियनशिप पढ़ना है, एशियन खो खो चैंपियनशिप और खो खो वर्ल्ड कप को पढ़ना है। खो खो वर्ल्ड कप अभी कुछ टाइम से 1-2 साल से ही ये पॉपुलर हुआ है, देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे 58th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप के बारे में, जो कि आपका काजीपेट तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और कब हुआ तो आप कहेंगे जनवरी 2026, लेटेस्ट है इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है 58th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ तो काजीपेट तेलंगाना में। कब हुआ तो आप कहेंगे जनवरी 2000। मेन हाइलाइट्स क्या है, रेलवेज वन द मेंस टाइटल फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। अब जो इसको जीता था वो किसने जीता, तो रेलवे ने जीता था, लेकिन कंसेक्यूटिव ईयर में जीता, यानी कि लगातार जीता है, लगातार 2 बार रेलवे ने जीता है। और नेक्स्ट क्या है कि महाराष्ट्र वन द वुमेन्स टाइटल फॉर द 5th टाइम इन अ रो। ये महाराष्ट्र ने 5th टाइम जीता है, ठीक है, वुमेन्स का टाइटल। द फाइनल्स वर क्लोजली फाउट विद महाराष्ट्र बीटिंग ओडिशा 23-22। ये आपको पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप के बारे में। अब ये कहाँ हुआ तो आप कहेंगे तामुलपुर, तामुलपुर बक्सा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कहाँ है, आसाम में है। और इसलिए इम्पोर्टेंट और ज्यादा है क्योंकि ये सारे के सारे गेम आपके कहाँ पर हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, ठीक है। चाहे वो आपका वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपका एशियन हो, या फिर आपका कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है वेन, कब हुआ तो मार्च 2023 में हुआ था। इसके बाद से अभी तक आपका एशियन खो खो चैंपियनशिप नहीं हुआ है, तो यही आपका लेटेस्ट है। इसमें रिजल्ट क्या रहे, कौन जीता कौन हारा, तो आप देख लेंगे। बहुत ही सिंपल है कि मेन में कौन जीता, मेन में इंडिया जीता। वुमेन में कौन जीता, तो मेन में इंडिया, वुमेन में इंडिया। दोनों में विनर कौन रहा, तो इंडिया रहा। दोनों में रनर अप कौन रहा, तो आप कहेंगे नेपाल रहा, ठीक है। मेन और वुमेन दोनों में ही रनर अप कौन रहा, रनर अप का मतलब होता है फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है जो विन हुआ, ठीक है। और रनर अप का मतलब होता है जो सेकंड प्लेस है, ठीक है, ठीक है। रनर अप का मतलब क्या है, जो सेकंड प्लेस वाला है उसको रनर अप बोलेंगे, ठीक है। तो मेन में कौन, तो आप कहें मेन वुमेन दोनों में ही इंडिया जीता। और हारा कौन, तो आप कहेंगे नेपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है कि सेवरल एशियन कंट्रीज, बहुत सारे एशियन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ये सभी ने पार्टिसिपेट किया था। और होस्ट कौन था, इंडिया था। और कहाँ हुआ तो आपने अभी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप कब हुआ तो आप कहेंगे 2025, 2025 में खो खो वर्ल्ड कप हुआ। कब हुआ तो आप कहेंगे 13 टू 19, 13 टू 19 जनवरी, 13 टू 19 जनवरी 2025 में कहाँ हुआ तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये आपका खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन इन एसोसिएशन विद द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया था। इसमें भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जीतने वाला कौन है, जीतने वाला है इंडिया बोथ कैटेगरी में, और हारने वाला कौन है, नेपाल, हारने वाला कौन है, नेपाल। तो चाहे वो एशियन खो खो चैंपियनशिप हो, चाहे वो खो खो वर्ल्ड कप हो, दोनों में ही जीतने वाला कौन है तो आप कहीं इंडिया विनर हुआ, डिफीट कौन हुआ तो आप कहीं नेपाल हुआ।
ओके, ये हम देख चुके हैं। कुछ हाईलाइट क्या है इस गेम की, हाईलाइट अगर हम देखें तो दिस वाज द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप, ये फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। टीम्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स इवेंट विद इंडिया रिमेनिंग अनडिफीटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और जो इंडिया था उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, इसमें ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीतेगा ही पहले से ही, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब सुपर से भी ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ खो खो, क्या इसकी इंपोर्टेंस है देख लेते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा ऐसा मेरा मानना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंपोर्टेंस क्या है, प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल अलर्टनेस। इससे जो है फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, और एकदम जो क्विक डिसीजन है वो लेना इसमें आना चाहिए, तो इससे फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस दोनों इंक्रीज होती हैं। इनकरेज टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल, और अगर हम ये गेम खेलते हैं तो हमारे अंदर टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल एंड स्कूल लेवल प्लेयर्स, जो रूरल और स्कूल लेवल प्लेयर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इससे मिलेंगी, क्योंकि आज आप देखते हैं हर गली में हर नुक्कड़ पे बहुत सारे लोग आपको खेलते हुए दिख जाएंगे खो खो के बारे में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं है, कहीं भी उनकी कोई पहचान नहीं है। और इससे पहचान बन सकती है यदि ये इंटरनेशनल लेवल तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए, तो क्रिकेट के जैसा। प्रिजर्व्स इंडियाज ट्रेडिशनल स्पोर्ट हेरिटेज, और ये इंडिया के जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट हेरिटेज है उसको भी संभाले हुआ है, क्योंकि ये हमारे इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, इंडिया में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ द गेम, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज फर्स्ट क्या है कि रिक्वायर्स नो कॉस्टली इक्विपमेंट, इसके लिए किसी कॉस्टली इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी खर्चे वाली इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं। आप बैडमिंटन खेलते हैं उसमें आपको रैकेट चाहिए 1500-2000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आपके लिए नेट चाहिए जो कि अच्छा खासा आता है, ठीक है, 600-700 रुपए का आपको चाहिए। उसके बाद में आपको एक बिना एयर वाला प्लेस चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा उसमें कॉस्ट चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी कॉस्ट की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो हमारी इम्प्रूव होती है। इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इससे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या होती है, इनहेंस होती है। डेवलप्स डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, इसको खेलने से डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है, तो ये सब याद रखिएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है, और आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ पढ़ने वाले सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैंने भी अपने नोट्स बनाए तभी मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। नोट्स बनाने से चीज़ें रिकॉल होती हैं, तो ये आपके लिए कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू मी। खो खो इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिच स्पोर्टिंग ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन का एक सिंबल है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है। और हमारे ब्लेज में बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि खेलते हैं, लेकिन उनको किसी भी टाइप का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और इस गेम को यदि हम अपने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाए तो उन सभी प्लेयर्स को रिकॉग्निशन मिल पाएगा जो भी इस गेम को अच्छे से खेलना जानते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने का या फिर उसको इम्प्रूव करने का तरीका नहीं है, इससे जो हमारा इंडिया है उसका कल्चर भी शो होता है, क्योंकि हमारे कल्चर का ये प्रतीक है, ठीक है। और आई होप कि आपने ये सब तो कर ही दिया होगा, कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब आप कर ही देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।